वो समय था 8 अगस्त 2016। तमिलनाडु के सालेम रेलवे स्टेशन से रात के करीब 9 बजे सालेम चेन्नई इग्मोर एक्सप्रेस अपने सफ़र पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। यह ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन होती है जो सालेम से चेन्नई तक के करीब 350 किलोमीटर के सफ़र को तय करती है। इस ट्रेन में टोटल 19 बोगी मौजूद होती है, जिसमें से 2 बोगी को उस दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 342 करोड़ रुपये को चेन्नई ले जाने के लिए रिजर्व कर लेते हैं। इतनी बड़ी रकम को प्रोटेक्शन के लिए करीब 18 पुलिसकर्मी को भी तैनात करी जाती है। अगले 5 मिनट के अंदर 9:05 पर यह ट्रेन अपने सफ़र पर चलने के लिए शुरू हो जाती है। इस ट्रेन को चेन्नई पहुंचाने के लिए बेसिकली 2 लोकोमोटिव ट्रेन इंजन का सहारा लेना पड़ता है। पहली सफ़र शुरू होती है सालेम से चेन्नई सालम तक, जो कि इस बीच इलेक्ट्रिक इंजन के सहारे ट्रेन को चलाई जाती है। और क्योंकि चेन्नई सालम से विरदा सालम तक की बिजली की कोई भी सुविधा नहीं होती है, इसके वजह से चेन्नई सालम से लेकर के विरदा सालम तक की सफ़र को डीजल इंजन के सहारे की सफ़र को तय करी जाती है। और फिर से विरदा सालम से लेकर के चेन्नई तक की सफ़र को इलेक्ट्रिक इंजन के सहारे ही बाकी की दूरी को सफ़र को तय करी जाती है। ये ट्रेन करीब 1 घंटा 40 मिनट के सफ़र को तय करने के बाद रात के करीब 10:40 पर ये ट्रेन चेन्नई सालम पहुंच जाती है। यहाँ तक के सफ़र में सब कुछ नॉर्मल देखने को मिलता है। उस ट्रेन में मौजूद सारे पुलिसकर्मी अपनी अपनी राइफल लेकर सुरक्षा करने के लिए तैनात खड़े होते हैं, लेकिन ये सारे पुलिसकर्मी इस बात से अनजान होते हैं कि बस कुछ ही देर के अंदर 5 करोड़ 78 लाख की डकैती होने वाली है। जैसे ये ट्रेन चेन्नई सालम पर अपनी स्पीड को कम करती है इलेक्ट्रिक इंजन से बदलकर डीजल इंजन को लगाने के लिए, वैसे ही उस ट्रेन में मौजूद मोहन सिंह और उसके गैंग के 4 लोग उस पार्सल वैन के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिस वैन के अंदर आरबीआई के 342 करोड़ रुपया चेन्नई जा रही होती है। इस चारों गैंग के पास कुछ बैटरी ऑपरेटर और मैनुअल कटर डिवाइस भी मौजूद होता है और इस कटर के सहारे चलती ट्रेन के दौरान पार्सल वैन के ऊपर करीब 2 फीट रेक्टेंगल शेप में कट करी जाती है और उस गैंग के 2 मेंबर उस पार्सल वैन के अंदर में चले जाते हैं। जैसे ये 2 मेंबर ट्रेन के अंदर घुसता है, वैसे ये दोनों मेंबर को 226 बॉक्सेस दिखाई पड़ती है, जिनमें सारे पैसे भरे होते हैं। इन सारे बॉक्सेस में से करीब 4 बॉक्सेस को इन लोगों के द्वारा तोड़ी जाती है, लेकिन सिर्फ 2 बॉक्सेस में से ही पैसे को चुराया जाता है, जिस बॉक्सेस में 500 और 1000 की नोट मौजूद होता है। ये दोनों मेंबर के द्वारा करीब 5 करोड़ 78 लाख की रुपया की चोरी करी जाती है। जैसे ये ट्रेन बिरदा सालम पहुंचने वाली होती है, उससे कुछ दूर पहले मोहन सिंह के गैंग के 3 और मेंबर ओवर ब्रिज के ऊपर इंतजार कर रहा होता है। जैसे ये ट्रेन उस ओवर ब्रिज के ऊपर पहुंचती है, ये दोनों मेंबर 5 करोड़ 78 लाख वाली टोकरी को उनके पास फेंक देते हैं और फिर ये दोनों मेंबर भी चलती ट्रेन के दौरान कूद जाता है। कुछ ही देर के बाद ये ट्रेन बिरदा सालम पर पहुंच जाती है और फिर यहाँ से डीजल इंजन को चेंज करके इलेक्ट्रिक इंजन को लगाया जाता है आगे की सफ़र को तय करने के लिए। यहाँ तक के सफ़र में उस ट्रेन में मौजूद हज़ारों पैसेंजर और 18 पुलिसकर्मी वाले को एक भनक तक नहीं लगता है और देखते ही देखते लगभग 6 करोड़ रुपये की यहाँ पर डकैती हो जाती है। विरदा सालम पर इंजन चेंज करने के बाद करीब 3 घंटे के सफ़र को तय करने के बाद करीब सुबह के करीब 4 बजे ये ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुँच जाती है। इस ट्रेन में बैठे सारे पैसेंजर रेलवे स्टेशन पर ही उतर जाते हैं और उस बोगी में मौजूद 342 करोड़ रुपया को उतारने के लिए इस ट्रेन को रेलवे यार्ड में लेकर के जाया जाता है। अगले दिन यानी कि 9 अगस्त सुबह के करीब 11 बजे जब पुलिसकर्मी समेत आरबीआई के ऑफिसर आते हैं अपने पैसों को वापस ले जाने के लिए, लेकिन जैसे ही उस बोगी का सील को तोड़ी जाती है, वैसे ही वहाँ पर मौजूद सारे ऑफिसर की आंख खुली की खुली रह जाती है। उन्होंने ये देखा कि ट्रेन के छत के ऊपर करीब 2 फीट का होल होता है और 2 बॉक्सेस में से पैसे गायब होता है और बहुत सारे
सारे नोट ऐसे ही ट्रेन के फर्श पर बिखरी नजर आती है। वहां पर मौजूद 18 पुलिसकर्मी वाले का होश उड़ जाता है। वो सोचता है कि मैंने रात भर अपनी आंखें खोलकर अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाता हूं, आखिर ऐसा कांड हुआ तो हुआ कैसे। वहां पर मौजूद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तुरंत एक केस रजिस्टर करते हैं और फिर इसके बाद इस केस को GRP यानी कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस फोर्स को ट्रांसफर करी जाती है और फिर GRP यहाँ पे इस केस को एक्सेप्ट करके अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा जहाँ तक कि पॉसिबल होता है अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखता है और करीब 1 महीने के बाद जब GRP के द्वारा कुछ भी कुलू सबूत नहीं मिल पाता है तो इस केस को क्राइम ब्रांच CID को ये केस सौंप दिया जाता है। इस दौरान इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 7 और अलग अलग टीम को बनाया जाता है, जिसमें तमिलनाडु के पुलिस, GRP, RPF और CID क्राइम ब्रांच के मेंबर मौजूद होते हैं। ये 7 अलग अलग टीम मेंबर अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। इस मिशन के दौरान इन 7 टीम के द्वारा अलग अलग जगहों पर जाकर जहां से ये ट्रेन सफर शुरू होती है सालेम से लेकर के चेन्नई तक खूब अच्छी तरह से इन लोगों के द्वारा जांच पड़ताल की जाती है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई महीने गुजर जाते हैं, 5 महीने गुजर जाते हैं, 8 महीने गुजर जाते हैं, लगभग 12 महीने भी गुजर जाते हैं, लेकिन इन 7 के 7 टीम के द्वारा एक क्लू तक नहीं मिलता है इन डकैत के बारे में। इस जांच के दौरान फोरेंसिक डिपार्टमेंट में से भी कुछ लोग आते हैं जिनको 4 फिंगरप्रिंट मिलता है और कुछ लोगों का ब्लड सैंपल भी मिलता है, लेकिन इस रिपोर्ट से कुछ खास मदद नहीं मिलती है उन गैंगस्टर को पकड़ने के लिए। CID क्राइम ब्रांच के मेंबर अब अलग अलग स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। हजारों की संख्या में लोगों का जांच करी जाती है, खास करके वो लोग जो उस दिन उस ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, पुलिसकर्मी से लेकर वो सारे स्टाफ और वो कुली जिन्होंने 226 बॉक्सेस को ट्रेन में लोड करता है। इन्वेस्टिगेशन करते करते करीब 2 साल गुजर जाता है, लेकिन अभी तक के कोई भी सबूत नहीं मिल पाता है। क्राइम ब्रांच के 7 टीम मेंबर में से एक टीम मेंबर ने ये अपने सीनियर ऑफिसर को ये सजेशन देते हैं कि अगर हमें इस चीज़ का एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उस दिन किस समय पर और किस जगह पर डकैती को अंजाम दिया जाता है तो इसके सहारे हम लोग एक्टिव कॉल डिटेल को पता करके मुजरिम तक पहुंच सकते हैं। और इस चीज़ को पता करने के लिए इनको सैटेलाइट इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है। ब्रांच CID के ऑफिसर सैटेलाइट इमेजेस को फाइंड करने के लिए यूनियन मिनिस्टर से बातचीत होती है। CID ऑफिसर ये कहते हैं कि अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा से हमें कॉन्टैक्ट करवाइए, हमें उस दिन के सारे रूट की सैटेलाइट इमेजेस चाहिए जिस दिन ये ट्रेन उस सालेम से चेन्नई के बीच में सफ़र को तय करती है। कुछ ही दिन के अंदर अंदर नासा के सैटेलाइट इमेजेस भी आ जाता है और इसके साथ साथ उस ट्रेन में मौजूद सारे पैसेंजर की कॉल रिकॉर्डिंग भी एक्टिव हो जाती है और इन सारे कॉल रिकॉर्डिंग को सुनी जाती है। और इन हज़ारों कॉल रिकॉर्डिंग में से दोस्तों 11 कॉल रिकॉर्डिंग ऐसे सुनी जाती है जिनकी प्राइम लोकेशन एक ही जगह मध्य प्रदेश से आती है। इन सभी के सभी 11 पैसेंजर को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। क्राइम ब्रांच के कुछ टीम अगले ही दिन मध्य प्रदेश पहुंच जाते हैं जांच पड़ताल करने के लिए और वहां पर पहुंचकर सारे गैंगस्टर के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन के बाद मध्य प्रदेश के ऐसे कई सारे गैंगस्टर के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कुछ न कुछ क्राइम करके बैठा होता है। उन सारे टीम मेंबर को ये पता चल जाता है कि ये कांड तो यहीं से शुरू हुई है, लेकिन एक्चुअल में किस गैंग के द्वारा करी जाती है उनको इस चीज़ की पता नहीं मिल पाता है। इन सारे गैंगस्टर में से 2 गैंगस्टर जो कि पारदी गैंग से बिलोंग करता है उनको अरेस्ट कर ली जाती है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये दोनों मेंबर वही गैंग से मेंबर होते हैं जिन्होंने ट्रेन के अंदर डकैती के अंजाम देता है। सारे पुलिसकर्मी फेल हो जाते हैं इस केस को सॉल्व करने में। RPF, GRP, तमिलनाडु के स्टेट पुलिस और यहाँ तक के CID जैसे मास्टरमाइंड को भी 2 साल के ऊपर समय लग जाता है इस गैंग के बारे में पता करते करते। और आप जाकर इनकी गैंग के बारे में पता मिलता है और उस गैंग के 2 मेंबर को अरेस्ट करी जाती है।
अरेस्ट करने के बाद जब इनसे पूछताछ करी जाती है, इनसे इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, जब इनको टॉर्चर करी जाती है, तब जाकर इन्होंने ये कबूल किया कि जो तमिलनाडु के अंदर में ट्रेन में जो 6 करोड़ रुपया की डकैती करी जाती है वो हमारी ही पार्टी गैंग के द्वारा करी जाती है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कबूल किया कि इनकी गैंग मेंबर के द्वारा और भी कई तरह के डकैती का अंजाम दिया जा चुका है। कितनी लोगों को मर्डर करी जा चुकी है, कितनी लोगों का इन्होंने सुपारी लेकर के कितनी लोगों का हत्या करी गई है और कितनी लोगों का घर को लूटा जा चुका है। जब इनसे अच्छी तरह से इनको कुटाई करी जाती है, इनको अच्छी तरह से जांच करी जाती है, तब जाकर इन्होंने और भी बाकी टीम मेंबर के बारे में अपना लोकेशन को शेयर करता है और इस लोकेशन के सहारे उन सारे मेंबर की जांच पड़ताल शुरू कर जाती है। जब जांच पड़ताल शुरू कर जाती है तो पता चलता है कि ये सारे मेंबर अब देश के अलग अलग स्टेट में रहना शुरू कर देता है। कुछ दिन के अंदर में वो सारे बाकी के मेंबर को भी अरेस्ट करी जाती है, जो कि मेन एक्यूज्ड होता है आरबीआई के 6 करोड़ रुपये को डकैती करने वाले। और फाइनली इन पार्टी गैंग के सारे मेंबर को अब अरेस्ट करी जा चुकी है और अब इन सारे गैंगस्टर को तमिलनाडु के जेल में बंद करी जा चुकी है। इस केस को दोस्तों सोल्व करने में करीब 2 साल का समय लग जाता है और इसी के साथ साथ इस केस को देश के सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी के नाम पर भी जाना जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये था दोस्तों कि जो पैसा इन लोगों के द्वारा चोरी करी गई थी लगभग 6 करोड़ रुपया, उनमें से सारे नोट 500 और 1000 रुपया का नोट होता है। इन सारे गैंगस्टर के मेंबर का बदकिस्मती ये था कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर भारत सरकार के द्वारा 500 और 1000 रुपया नोट को बंद करने की ऐलान कर दी जाती है। रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि लगभग 2 करोड़ रुपया को इन लोगों के द्वारा आग लगा दी जाती है और करीब कितनी करोड़ रुपया को इसे ही नदी में बहा दिया जाता है।